अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा थोड़ा मिसलेनियस है। इसमें हम देखेंगे लीगल इश्यूज हमारे कहाँ पे हैं जर्मनी में, और कौन कौन सी लीगल चीजें हैं जो हमें पूरी करने की जरूरत है बिफोर स्टार्टिंग अवर बिजनेस। ठीक। सबसे पहले हमने पढ़ा कंपनी फॉर्मेशन का, कंपनी टाइप्स का, कंपनी नेम हमने पढ़ा। उसके बाद टैक्सेशन को हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। ब्रांड रजिस्ट्रेशन को हमने देखा कि कैसे होती है, और हम ज़्यादा लोग जो है पीएल करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग हमारे साथ होलसेल के हैं। तो बेसिकली जो कस्टम नंबर है ये उस वक्त हमें चाहिए जब हमने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, अब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वैसे तो बहुत सिंपल टर्म है कि पाकिस्तान से कोई चीज़ अगर बाहर जाती है तो वो एक्सपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान में कोई चीज़ आती है बाहर से तो वो इंपोर्ट हो रही है। लेकिन चूंकि जर्मनी एक कंट्री है और इनकी एक यूरोपीय यूनियन बनी हुई है, वो एक अलग चीज है। यूरोपीय यूनियन अलग है और जर्मनी उसकी एक एंटिटी है। ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जर्मनी के अंदर अगर कोई चीज आ रही है तो वो इंपोर्ट हो रही है, और जर्मनी से बाहर कोई चीज जा रही है तो वो एक्सपोर्ट हो रही है। इस यहाँ पे आके ये डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन के केस में चूंकि एक ये यूरोपीय यूनियन ट्रेड यूनियन भी बनी हुई है इनकी, तो इस केस में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो डिफाइन करते हैं बेसिकली वो ये ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर कोई चीज़ यूरोपीय यूनियन के अंदर आ रही है, मतलब किसी भी मुल्क में आ रही है, चाहे वो जर्मनी है, पुर्तगाल है, पोलैंड है, डेनमार्क है, वगैरह वगैरह, अगर वो कोई चीज़ जर्मनी बाहर से ईयू के अंदर आ रही है, यूरोपीय यूनियन के अंदर आ रही है, तो वो इंपोर्ट को काउंट होगी। और इसी तरह अगर कोई चीज़ ईयू से बाहर जा रही है तो वो इसकी एक्सपोर्ट काउंट होगी। ठीक है। अब हम आते हैं कि विद इन ईयू क्या सिनेरियो है, कि अगर एक चीज जर्मनी से पोलैंड जाती है, या जर्मनी से स्पेन जाती है, या जर्मनी से डेनमार्क जाती है, उसका क्या स्टेटस है। ठीक। अच्छा, विद इन ईयू जो है ना, वो ना एक्सपोर्ट में काउंट होती है, ना वो इंपोर्ट में काउंट होती है। उसको उसको हम कहते हैं जर्मन में इननगेमाइनशाफ्टliches Geschäft। ठीक है। कि इंटरनल जो इनका बिजनेस है ईयू के अंदर, जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स हैं उनके साथ जो इंटरनल ट्रेड जितनी भी होती है वो इनर इनर गमाइनशाफ्ट जो है ना उसके पॉलिसी के अंदर आती है। उसकी पॉलिसी से मुराद ये है कि ना वो इंपोर्ट है ना वो एक्सपोर्ट है, बल्कि इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी भी एक्स वाई जी कंपनी को कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं या उनसे बाय कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें फ़र्क क्या आता है? फ़र्क ये आता है कि हर मुल्क का एक वैट सिस्टम है। ठीक है। जर्मनी का अपना वैट नंबर है, पोलैंड का अपना वैट नंबर है, पुर्तगाल का अपना वैट नंबर है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं हर एक का अपना अपना वैट नंबर है। ठीक है। अब जब हम जर्मनी विद इन जर्मनी हम बाय करते हैं तो हम जर्मन कंपनी से बाय करते हैं, तो एवरी जर्मन कंपनी हैज अ वैट नंबर। ठीक है। उसमें सॉरी अब क्या फराज भाई, होता है। जी जी। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। या तो आप स्लाइड शेयर कर रहे हैं तो विजिबल नहीं है, वरना स्क्रीन फ्रोजन का इश्यू। हम अभी असाइनमेंट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अब आ रही है आपको? जी, अब विजिबल है, थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जर्मनी के अंदर चूंकि कंपनीज वैट रजिस्टर्ड है, जर्मन वैट सिस्टम है। एक ही मतलब जर्मनी का एक ही वैट सिस्टम है सारा, जिसमें वैट जमा होता है। तो इसलिए हम जिसको भी बाय करते हैं, जिससे सेल करते हैं, वो हम हमसे वैट चार्ज करता है या हम उससे वैट चार्ज करते हैं। ठीक। लेकिन जब हम जर्मनी से बाहर जाते हैं, मतलब हम स्पेन में चले गए, पुर्तगाल में चले गए, या फ्रांस में चले गए, तो हमारा वैट कलेक्शन सिस्टम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हर मुल्क का अपना वैट सिस्टम है। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये किया कि अब चूंकि हम जर्मनी टू फ्रांस सेल कर रहे हैं या फ्रांस टू जर्मनी सेल कर रहे हैं कोई चीज़, तो इन्होंने कहा कि हम इनर गमाइनशाफ्टlich जो है बिजनेस कर रहे हैं, तो हम जो है ना अगर कोई बंदा बॉर्डर के इधर उधर से चीज़ें खरीदेगा तो उसको हम वैट चार्ज नहीं करेंगे। यानी अगर मैं कोई इन्वेंट्री पुर्तगाल से खरीदूं या स्पेन से खरीदूं तो मैं उन्हें वैट नहीं दूंगा। ठीक है। लेकिन वही चीज़ जब मैं जर्मनी लेके आऊंगा और जर्मनी के अंदर सेल करूंगा तो मैं उसको वैट लूंगा कंज्यूमर से। ठीक। ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि जर्मनी के अंदर जब हम बाइंग और सेलिंग करेंगे तो हम वैट देंगे भी और लेंगे भी। लेकिन अगर कोई चीज़ हम जर्मनी से बाहर ईयू के अंदर से जर्मनी में लेके आ रहे हैं
तो हम वैट पे नहीं कर रहे परचेजिंग के ऊपर, ठीक। लेकिन सेलिंग जब हम करेंगे विद इन जर्मनी जब हम सेलिंग कर रहे हैं तो हम उसका वैट कलेक्ट करके फिनांस सम को जमा करवा देंगे, ठीक। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है ईयू के हवाले से, तो क्योंकि वो ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है और ना उस पर वैट अप्लाई होता है। इसी तरह जब हम जर्मनी में बैठे हैं और ईयू में सेल करते हैं मतलब अमेज़न के थ्रू, तो उसका थोड़ा सा अब इन्होंने सिस्टम डिफरेंट कर दिया है। इन्होंने कहा, मैं पहले था कि हर मुल्क का, अच्छा इसमें एक चीज समझ मैं चीज़ों को थोड़ा सा सेग्रीगेट करना शुरू करता हूँ, आसानी हो जाएगी आपके लिए, कि एक हम वैट पे करते हैं परचेज के ऊपर और हम वैट को कलेक्ट करते हैं सेलिंग के ऊपर, ठीक। अब हम बात करते हैं परचेजिंग वैट की। सबसे पहले इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, परचेजिंग वैट अगर हम जर्मनी में बाय कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री, तो हम परचेजिंग वैट पे करते हैं जर्मन कंपनी को, जो कि जर्मनी के फिनांस सम के पास चला जाता है एंड ऑफ द ईयर। इसी तरह जब हम परचेज करने जाते हैं जर्मनी से बाहर, तो फिर हम वैट परचेजिंग के ऊपर पे नहीं करते, चाहे वो फ्रेंच कंपनी है, पोलिश कंपनी है, स्पेनिश कंपनी है या डेनिश कंपनी है, हम उनको वैट पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन का वैट सिस्टम आया था, तो उस पर एग्जेम्पशन है कि आपको परचेजिंग के ऊपर वैट पे नहीं करना। लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम सेलिंग की बात करते हैं, जब हम विद इन जर्मनी सेल करेंगे एज अ जर्मन कंपनी, हम कंज्यूमर से वैट कलेक्ट करते हैं 19% या 7%, और फिर हम उसको फिनांस फंड को जमा करवा देते हैं मंथली या क्वार्टरली या ईयरली बेसिस के ऊपर, वो हम सेलिंग वैट जमा करवा देते हैं। इसी तरह अगर हम जर्मनी से बाहर जाके सेल करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं यूरोप के, स्पेन के अंदर आ रहे हैं या स्वीडन के अंदर आ रहा है या ऑस्ट्रिया के अंदर मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं, अब मैं उनको चीज़ें सेल कर दूंगा। अच्छा, लास्ट ईयर तक जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ने या पूरी यूरोपीय यूनियन ने क्या किया था कि हर मुल्क का एक फ्राई बितराक दे दिया उन्होंने, फ्राई बितराक कह लें या इसको कह लें कि एग्जेम्पशन दे दी। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा जो जर्मनी में रह के अगर कोई फ्रांस में सेल करेगा तो उसको 22,000 यूरो तक की छूट है, वो 22,000 यूरो तक विदाउट टेकिंग एनी वैट वो सेल कर सकता है। 22,000 यूरो के बाद की जो उसकी सेलिंग होगी उस पर उसको वैट रजिस्टर करवाना पड़ेगा फ्रांस के अंदर जाके, यानी उस मार्केट में जहां उसकी सेलिंग 22,000 यूरो से क्रॉस कर गई है। फिर कुछ कंट्रीज का ये लिमिट था 10,000 यूरो का, किसी का 35,000 यूरो का, किसी का 50,000 यूरो का था। इसी तरह जो यूके से कंपनीज आती थी जर्मनी में काम करने, सेलिंग करने, उनको जर्मन गवर्नमेंट 1 लाख यूरो की फैसिलिटी देती थी कि विद इन 1 लाख यूरो की सेलिंग विद इन जर्मनी वो वैट फ्री काम कर सकते हैं। इतनी बड़ी मतलब सहूलत थी यूके के पास। लेकिन लास्ट ईयर से क्या हुआ, लास्ट ईयर से यूरोपीय यूनियन ने कहा कि ये सिस्टम हम खत्म कर रहे हैं। अब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया OSS, वन स्टॉप शॉप, ठीक है। OSS ये आपको फिनांस फर्म के पास जाकर रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसका कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, वेरी सिंपल। आपने एल्स्टर के ऊपर अपनी एक की मंगवानी होती है, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है अपनी कंपनी की। एल्स्टर जो है इनका फिनांस फर्म का एक टूल है जिसपे आप सारी अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, या आपने आपका स्टोर ऑपरेटर उस पर करता है। तो एल्स्टर की एक की आती है, उस की के थ्रू आपने OSS में रजिस्टर करवाना होता है। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। वो जब OSS में आप चले जाते हैं तो अब यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हमने पूरे यूरोप के हर मुल्क की एक ही लिमिट कर दी, यानी मिंटस जो बाइतराग है वो 10,000 यूरो इन्होंने डिफाइन कर दिया कि आप विद इन 10,000 यूरो किसी भी मुल्क में वैट नंबर लिए बगैर उस मुल्क का आप सेल कर सकते हैं। अगर आप 10,000 एक यूरो पे चले गए या 10,000 2 यूरो पे या 11,000 यूरो पे चले गए, फिर आपको उस मुल्क के अंदर जाके वैट को रजिस्टर करवाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पोलैंड में हमारी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, हमने 10,000 यूरो की प्रोडक्ट सेल कर दी है, ये हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं, 10,000 यूरो की हमने प्रोडक्ट सेल कर दी है। अब हमारे रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है पोलैंड से, तो अब फिनांस फर्म कहेगा कि अब आपको पोलैंड के अंदर जाके अपना वैट नंबर लेना है, पोलिश वैट नंबर लेना है, और आपने अपनी रिटर्न्स जो है पोलैंड में जमा करवानी है। जो भी आपकी सेलिंग हो रही है पोलैंड के अंदर, वो अपने पोलिश फिनांस फर्म को जाके अपनी वैट जमा करवानी है। ये आपके लिए एडिशनल एक टास्क आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने हमेशा ये देखना है किस कंट्रीज में हमें सेल करना है और हमें उसमें कितना सेलिंग करना है। अगर तो हम 10,000 यूरो तक सेल करके खुश हैं तो हम उसको कंटिन्यू करें। अगर हम कहते हैं कि हमने 10,000 यूरो से ऊपर नहीं जाना, तो हम उसकी सेलिंग किसी भी वक्त
स्टॉप कर सकते हैं उस मुल्क के लिए, ताकि हमें वहाँ पे वैट को रजिस्टर ना करवाना पड़े। ये हमारा अपना इनफरादी फैसला होता है, फिनांस का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा पॉइंट था, कन्फ्यूजन वाला पॉइंट आता है वैट का, तो इससे मैंने इसे थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप करें। जी शहज़ाद। मनोज भाई, एक क्वेश्चन ये है कि ओएसएस के जो हमने के लिए रजिस्टर कराना है वो बाय एल्स्टर हो जाते हैं या उसका अलग प्रोसेस? दोबारा कहिएगा, आपकी आवाज़ समझ नहीं मुझे। मैं कह रहा हूँ जब हम ओएसएस के लिए रजिस्टर कराते हैं तो वो बाय एल्स्टर कराते हैं? हाँ जी, वो बाय रजिस्टर आप करवा, बिल्कुल। ठीक है। और जो हमें फॉर एग्जांपल वो वो सिंपल प्रोसेस है, उसका कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। एक आपने की मंगवानी है। जी, एल्स्टर जी, का जी, अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा रेवेन्यू बिल्कुल। 10,000 से एक्सीड करता है तो जो हम उसकी वेट डिक्लेरेशन करेंगे उसके लिए आपने बताया कि पोलिश फाइनेंस में जाना पड़ता है, तो वो क्या एल्स्टर के साथ एसोसिएट है या फिर उसका कोई अलग पोर्टल है? नहीं, नहीं, एल्स्टर के ऊपर ही ओएसएस जो ना रजिस्टर होता है। तो फराज भाई, हमारे पास ये ऑप्शन होती है जो अब हम अमेजोन में अकाउंट बनाते हैं कि हम कौन कौन से कंट्री में सेल करना चाह रहे हैं? ये ऑप्शन आती है, इसको आप जब अभी अमेज़न का शुरू होगा ना, इसको यूरोपियन पैन प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है? ईयू पैन प्रोग्राम भी होता है, और उससे हट के भी आप यूरोप में सेलिंग कर सकते हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, वो फिर आप लोग जो ना इसको डिस्कस करेंगे अपना जो अमेज़न का आएगा ना उसमें। अभी इसलिए मैं आपको ओएसएस का बता रहा हूँ, ताकि आपको आगे जाके इन चीज़ों का पता चल जाए कि कैसे आप लोगों ने इसको अकोमोडेट करना है। अ, जी शहज़ाद। फराज भाई सॉरी, मैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं गेट नहीं कर पाया। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था, फॉर एग्जांपल हम पोलैंड में सेल कर रहे हैं और हमारा जो लिमिट है वो 10,000 यूरो से ज़्यादा जा रहा है रेवेन्यू, तो हमें जो अपनी वेट डिक्लेरेशन करवानी होती है, फाइलिंग करवानी होती है, आपने कहा कि वो पोलैंड के फाइनेंस में होगी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या उसका कोई डिफरेंट पोर्टल है वेट डिक्लेरेशन का, या फिर हम एल्स्टर के ऊपर ही जो है वो पोलैंड की से रिलेटेड वेट नहीं, डिक्लेरेशन नहीं, कर सकते हैं? वो आपका वो आपका पोलिश पोर्टल होगा, फिर आपको पोलैंड का अकाउंटिंग साथ में रखना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फराज अख्तर बात कर रहा हूँ इधर। जी, उम्मीद है सब अफजल। आप लोग सेट होंगे, खैरियत से होंगे। कुछ चीज़ों की मैं वजाहत कर दूं फराज महमूद भाई, ओएसएस से रिलेटेड। आप जी, लोग जी, आवाज़ आ रही है ज़रूर, मेरी? ज़रूर, ज़रूर। आवाज़ आ रही है, हाँ, बिल्कुल। तो बस मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाह रहा था। अभी तक जो आपने कहा मैं उस पर एग्री करता हूँ। बस ये है कि ओएसएस का मैं आपको बताऊं, इसका बेसिस क्या, मतलब इसका रीज़न क्या है ना, मैं थोड़ा वो बताना चाह रहा था ताकि लोगों को और नॉलेज में इजाफा हो जाए। ओएसएस वन स्टॉप शॉप लॉ आने से पहले ये होता था कि अगर आप जर्मनी से माल दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में सेल कर रहे हैं बी टू सी बेसिस पे, ये जो अप्लाई होता है, एक चीज क्लियर कर दूं, बिजनेस टू कस्टमर सेल्स पे अप्लाई होता है ओएसएस। बी टू बी सेल्स जो होती है ना, वो ओएसएस रिजीम में कवर्ड नहीं होती। बी टू बी क्या होती है कि वो वैसे ही आप इंटर कम्युनिटी, जैसे फराज महमूद भाई ने बताया कि आप यूरोप में कुछ माल परचेज करते हैं, सेल करते हैं तो उसे कहते हैं इनरgemeinschaftliche Lieferung, मतलब इंटर कम्युनिटी सप्लाईज। परचेज करते हैं तो उसे कहते हैं इनरgemeinschaftliche Erwerb, इंटर कम्युनिटी परचेजेस। तो वो बी टू बी बेसिस पे आपको डिक्लेयर करना होता है। और लेकिन अभी जो ओएसएस की जो बात है वो बी टू सी, अब जो कस्टमर्स को जो सेल करते हैं माल, प्राइवेट लोगों को जो वेट रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर आपको ओएसएस अप्लाई करना होता है। तो ओएसएस से पहले ये होता था कि फर्ज करें आपके जर्मन वेयर हाउस में अमेजोन में माल पड़ा हुआ है, ठीक है, और आप यहाँ से सेल कर रहे हैं पोलैंड में, फ्रांस में, स्पेन में। और अगर आप हर कंट्री का एक सेलिंग थ्रेशोल्ड होता था, अगर आप उस सेलिंग थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते थे तो आपको उस कंट्री में, फर्ज करें आपने पोलैंड का जो थ्रेशोल्ड है एक्स वाई जेड आपने क्रॉस कर दिया, तो आपको फिर पोलैंड का जो वेट कलेक्ट करना होता था, और फिर वो आपको कलेक्ट करके पोलैंड में आपको वेट रजिस्ट्रेशन करानी होती थी, और उसी पोलिश पोर्टल में जाके आपको वहाँ फाइलिंग करनी होती थी पोलैंड के टैक्स ऑफिस को। क्योंकि आपने उनका सेलिंग थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया, आप जर्मनी से माल सेल कर रहे हैं पोलैंड में जो प्राइवेट लोग इंडिविजुअल बैठे हैं उनको, लेकिन क्योंकि सेलिंग थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका है, यू हैव टू रजिस्टर इन पोलैंड एज वेल। तो वो एक एक्स्ट्रा एक बर्डन था लोगों के ऊपर कि आपको
हर उस कंट्री में जाके रजिस्ट्रेशन करानी होती थी जहाँ जहाँ आपका प्राइवेट लोगों को माल सेल हो रहा है जो जर्मनी से शिप हो रहा है। अब आसानी क्या कर दी ओएसएस ने कि अगर आप जर्मनी से ही माल शिप कर रहे हैं, फ्रांस में, पोलैंड में कहीं भी कर रहे हैं, उन्होंने थ्रेशोल्ड कर दिया 10,000 यूरोस। तो आपको उस बाकी कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 1 लाख की सेल हो रही है, फर्ज करें फ्रांस में 50,000 की हुई, पोलैंड में 20,000 की हुई, स्पेन में 30,000 की हुई, आपको उन कंट्रीज का वैट तो कलेक्ट करना होगा, लेकिन उन कंट्रीज के टैक्स ऑफिस को पे नहीं करना होगा। आप वही परसेंटेज जर्मन टैक्स ऑफिस को पे कर सकते हैं। और वन स्टॉप शॉप को जो टैक्स रिटर्न होता है ना, उसमें हम मेंशन कर देंगे कि मैंने पोलैंड में इतनी सेल करी, इतना वैट कलेक्ट करा, फ्रांस में इतनी सेल करी, स्पेन में इतनी सेल करी, और वो कंबाइंड जो टैक्स लायबिलिटी होगी आप जर्मन टैक्स ऑफिस को पे करेंगे। फिर जर्मन टैक्स ऑफिस अपने इंटरनली सारी जो यूरोपियन कंट्रीज के जो टैक्स ऑफिस है उनको वो इंटरनली पेमेंट कर देंगे। तो आपका ये है कि रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन जो आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दूसरी कंट्रीज में, वो आपकी कम हो जाती है ओएसएस से। तो ये एडवांटेज है एक तरह से ओएसएस का। लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर दूं, अगर आप कहीं माल रख रहे हैं जर्मनी के अलावा किसी और कंट्री के अंदर, फर्ज करिए फ्रांस में भी आपका वेयर हाउस है, अगर वेयर हाउस है फ्रांस में भी, तो वहां पर आपको फिर वो कवर्ड नहीं है ओएसएस में। ओएसएस सिर्फ उस जगह कवरेज देता है कि अगर आप डिस्टेंस सेलिंग कर रहे हैं B2C फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यूरोपियन कंट्री, तो ओएसएस में फायदा होता है। लेकिन इफ मैंने जैसे बोला, अगर आप स्पेन में या फ्रांस का भी वेयर हाउस यूज करेंगे, वहां भी माल रखेंगे, तो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू रजिस्टर फॉर VAT इन दोज कंट्रीज। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आइडिया जल्दी जल्दी बताया आपको। होपफुली इट वाज बेनिफिशियल। ठीक है फरहाद महमूद भाई, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, ये मेरा भी पॉइंट क्लियर हो गया। मैं इसमें करेक्शन का बहुत शुक्रिया कि जो ओएसएस का है उसका यही फ़ायदा है कि आपको हर मुल्क में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था वो थोड़ी सी इससे उल्ट हो गई थी। जी शहजाद। जी थैंक यू फराज भाई। ये क्लियर हो गया कि रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग जो है विद इन सेम कंट्री कर सकते हैं। जस्ट वन क्वेश्चन हियर कि अमेजोन के मॉडल पे अगर हम काम कर रहे हैं तो अमेजोन जो है वो इन्वेंट्री को कस्टमर नियर बाय वेयर हाउसेज में रखता है, तो क्या ये बेनिफिशियल, आई डोंट नो, लाइक अगर मैं जर्मनी में सेल कर रहा हूँ और जर्मनी में वेयर हाउस में मेरी इन्वेंट्री पड़ी है और मैं नेक्स्ट स्टेप है कि पोलैंड में सेल करूँ, तो मे बी अमेजोन जो है वो अपने वेयर हाउस चेंज कर ले कि पोलैंड में ले जाए, तो उसमें ये ओएसएस हमें बेनिफिशियल रहता है इन अमेजोन मॉडल, किसी भी मॉडल में, फॉर एग्जांपल PLA के होलसेल है, या फिर उसमें ये बेनिफिशियल नहीं है? अच्छा, उसमें जैसे अभी फराज ने भी बताया ना आपको कि जब हम जागर जहाँ पे होगा ना, जहाँ पे वेयर हाउसिंग करेंगे, उस मुल्क का तो हमें लाजमी है कि हमने वैट लेनी देना है, चाहे ओएसएस में ओएसएस उसमें होता या ना होता ना, उससे इंडिपेंडेंट। जहाँ पे हमारा वेयर हाउसिंग हो रही है ना, वहाँ का हमें लेने ही देना है। इसलिए अमेजोन खुद नहीं लेके चला जाएगा पोलैंड के अंदर जब तक हम नहीं उसे कहेंगे, क्योंकि हमें जब हम पोलैंड में वेयर हाउस यूज करना चाहेंगे तो हमें वैट चाहिए होगा, पोलिश वैट हमें चाहिए होगा। ठीक है, वेर एज सेलिंग हम कर सकते हैं फ्रॉम जर्मनी एज वेल, कि हमारा जर्मनी में स्टॉक है, जर्मनी से हम पोलैंड में सेल कर रहे हैं, उसका कोई इशू नहीं है, वो ओएसएस के अंदर आ रहा है। लेकिन जब हम वेयर हाउसिंग यूज करना चाहेंगे तो अमेजोन खुद नहीं लेके जाएगा वहां पे जब तक हम नहीं उसे इजाजत देंगे, क्योंकि हमारे पास वैट ही नहीं होगा तो हम उसे इजाजत ही नहीं दे सकते। ठीक है, थैंक यू। बस यही मुझे समझना था कि हम मैं सोच रहा था शायद अमेजोन खुद से ले जाए वहां पे इन्वेंट्री, तो मे नहीं बी नहीं। फिर हमें इश्यू आए। ठीक हो गया, थैंक यू। हाँ ठीक है जी उमर। ये फर्जी मेरा क्वेश्चन था राज के साथ से कि जिस तरह आपने बोला कि वन स्टॉप शॉप पे आप डिफरेंट कंट्रीज के अंदर सेलिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेन में बोला 50,000, उसमें 60,000, तो फिर तो हमने थ्रेश होल्ड तो ओवरऑल क्रॉस कर लिया हुआ है, तो फिर उसके ऊपर हमें कितना वैट देना पड़ेगा, वो क्या परसेंटेज है जो ओएसएस को देनी है? जो 90% है वो क्या डिफरेंट हो जाती है वो परसेंटेज? जी फराज, इस पे थोड़ा सा हमें थोड़ी सी मजीद रोशनी डाल। तो इसमें ये है कि अगर आप ओएसएस रजिस्टर्ड है जर्मनी में, तो जो भी सेल आप करेंगे ना आउटसाइड ऑफ जर्मनी यूरोपियन कंट्रीज में, तो उन मुल्कों का आपको वैट परसेंटेज चार्ज करना होगा। फ्रांस में सेल कर रहे तो फ्रांस का VAT परसेंटेज चार्ज करनी होगी, स्पेन में स्पेन का, पोलैंड का, तो वो वाला रेट आपको चार्ज करना होगा, और जर्मन फिनांस हमको फाइलिंग करके वो यहाँ देना होगा आपको। अच्छा, वो देना हम नहीं है, वो कैलकुलेट करिए कितना परसेंट वहाँ पे, फिर वो ओएसएस को देना है ऐसे? नहीं, जब आप OSS रजिस्टर्ड हो जाएंगे ना, तो आप अमेजोन पे ये इंडिकेट करते हैं कि यू आर OSS रजिस्टर्ड, तो अमेजोन खुद ही भी मतलब वो परसेंटेज अप्लाई करना चाहिए। जब सेल हो रही है ना किसी प्राइवेट हम्म, इंडिविजुअल को जो फ्रांस में बैठा हुआ है, जी। तो वो
कस्टमर के रिसिपेंट एड्रेस से भी इंडिकेट हो जाता है कि शिप आइटम जो है वो जर्मनी से कहाँ होगा, तो ऑटोमेटिकली यूजुअली अमेजोन खुद वो रेट अप्लाई करता है। लेकिन आप लोगों को एज अ सेलर इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि जो भी टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है वो सही परसेंटेज पे हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट जिस कंट्री में प्राइवेट बंदा रहता है, आपका जो बायर है ना, जो प्राइवेट बायर है आपका B2C, जी जिस कंट्री में वो है यूरोप में, उस कंट्री का वैट चार्ज करना होगा अगर आप OSS रजिस्टर्ड है तो। सही सही। ठीक है, शुक्रिया मेजर। जी शहजाद। जी, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि हम अमेज़न की लिस्टिंग के ऊपर अपनी डिफरेंट प्राइसेस रख सकते हैं रिगार्डिंग किस कंपनी किस कंट्री में सेल हो रहा है। मैं इसलिए पूछ बिल्कुल, रहा वो हूँ आप क्योंकि डिफरेंट्स रख सकते हैं। हाँ, रीज़न ये था पूछने का कि फॉर एग्जांपल अगर पोलैंड में हमें ज़्यादा पे करना है तो हमें अपनी प्राइसेस को इस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा कि हम प्रॉफिटेबिलिटी में रहें। डेफिनेटली। अच्छा, इसमें ना ये भी चीज़ होती है कि हो सकता है जो आप सेल कर रहे हैं जर्मनी में उसकी कीमत है 20 यूरो, और वही चीज़ आपको नज़र आ रही हो स्पेन में 30 यूरो की बिक रही है या 25 यूरो की बिक रही है, तो आप प्राइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, ये चीज़ें थी थोड़ा सा, एक तो वैट के हवाले से, और थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो बेसिकली था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ठीक। अच्छा, जो यूरोप के अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बेसिकली थर्ड कंट्री को उसे हम काउंट करते हैं। जैसे यूके भी, अब ब्रेक्सिट के बाद यूके भी थर्ड कंट्री है। ठीक है, यूके से कोई भी चीज यूरोप में आएगी, EU के अंदर आएगी, तो वो नॉर्मल कस्टम प्रोसेस उससे होके गुजरेगी, वो इनर gemeinschaftliche Lieferung नहीं काउंट होगी। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखनी है कि जब हम इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे जर्मन कंपनी के बिहाफ पे, तो वो उसका मतलब है विद आउटसाइड और विद इन EU। ठीक है, कि या तो EU से बाहर जा रही है या EU के अंदर आ रही है कहीं EU के बाहर से। ठीक, तो थर्ड कंट्री उसमें काउंट होगा, EU के कंट्री उसमें काउंट नहीं होंगे। उस सूरत में हमें एक कस्टम नंबर चाहिए होता है जिसे हम जर्मन में 100 नंबर कहते हैं। 100 नंबर जो है बेसिकली हमें मिलता है ये कस्टम से। इसके मैंने लिंक भी स्लाइड के नीचे डाल दी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, इनका जो फॉर्म है इसको हम EORI नंबर भी कहते हैं। इसका जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप इसको बाय फैक्स बाय ईमेल भी भेज सकते हैं फिल करके। तो यहाँ से आप इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अप्लाई फॉर द 100 नंबर, और ये अभी आपको विद इन 1 वीक आपको मिल भी जाता है, दे आर वेरी क्विक। आप इसको मतलब ऑनलाइन फिल करके, ये आप देखें यहाँ आपको ईमेल आईडी भी दी हुई है, फैक्स नंबर भी दिया हुआ है, पोस्ट एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप जो भी करना चाहें आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मतलब आपके केस में नॉइस होगा आएगा, इसी तरह कंपनी डिटेल्स आ जाएंगी आपकी। 3 पेजेस का ये है। जी उमर, आपका क्या क्वेश्चन है? सर भाई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन ही शेयर हो रही फराज भाई। चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ। अच्छा, आप बताइएगा जरा, स्क्रीन आ गई आपके पास? जी फराज भाई अब आ गए। अब आ गई, ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है 100 नंबर के साथ, इस स्लाइड के ऊपर, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इस पे हमारा ये वाला फॉर्म है 870A EORI नंबर, इसको हम कहते हैं जर्मनी में 100 नंबर भी कहते हैं। और इसका अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसेस है, इसको पोस्टल वे से भी कर सकते हैं, पर ईमेल भी हम कर सकते हैं, पर फैक्स भी इसको हम सेंड कर सकते हैं। आप सबके सिनेरियोस में नॉइस होगा क्योंकि आप लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं। इस पे कंपनी डिटेल्स आप लोगों की आ जाएंगी, कोई मतलब कोई डिफरेंट चीज़ नहीं यहाँ पे हमने डालनी। सेकंड पेज पे हम जाएंगे, उसमें ये हमारे से पूछ रहा है अनश्रिफ्ट पोस्टफाक एड्रेस से, एड्रेस वगैरह ही हैं। और देर बुक फ्यूरिंग, आपका मतलब बुक कीपिंग कहाँ हो रही है, आपके अपने शहर में हो रही होती है, लेकिन अगर आपका कहीं और शहर में हो रहा है तो आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कोई काबिल जिक्र ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई आउट ऑफ वे चीज़ है। स्टोरेज नंबर है, इसमें आपका वैट नंबर आ जाएगा। इफ ठीक है नहीं है, टिक भी कर सकते हैं उनका स्टोर ईडे 400। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस हैं। इसी तरह जब हम थर्ड पेज के ऊपर जाते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाएगा
अनस्प्रेच पार्टनर, फुल स्टैंडिंग का नाम है, इसमें आपके पर्सनल क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, आपका पर्सनल एड्रेस आ जाएगा, और इसी तरह आप स्टोर नंबर मांग रहे हैं, और उमदर स्टोर अगर अच्छा ये फिल्ट्रेटर की, अगर आपका कोई फिल्ट्रेटर है तो फराज भाई, आपने इसमें जो कहा बुक कीपिंग अपने शहर में हो रही है, उसका क्या मतलब है यानी अगर कि आपका अकाउंटेंट या आपका स्टोर ऑपरेटर आपके शहर में ही है तो जाहिर बात है वो आपके शहर में ही आप बुक कीपिंग कर रहे हैं, या अकाउंटेंट जो है आपका अपने शहर में है, लेकिन अगर किसी और शहर में है तो वो आप उसका भी लिख सकते हैं, बल्कि उसका ही लिखेंगे फिर। लेकिन ये इतना कुछ ज़रूरी नहीं है अभी के लिए, क्योंकि ये बेसिक सा डाटा जो उन्होंने मांगा हुआ है, ये वक्तन फ़वक्तन चेंज भी हो सकता है। जाहिर बात है आप आज कहीं काम करवा रहे हैं, कल को कहीं इस पे काम करवाएंगे, तो ये कोई इतना कंपल्शन नहीं है इस पर, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी कर रहे हैं। इन केस कभी कोई चीज़ चेंज होती है आपकी, तो आप अपने इसको एंड्रूम में भी दोबारा भी आप चेंज कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोल नंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो आप अगर आपने पहले अप्लाई किया है एज अ नॉय सूगान, फिर आपकी कुछ चेंज आ जाती है, तो आप दोबारा इसको इसी फॉर्म पे आके एंड्रूम पे आएंगे और जो चेंज है उसको आप लिख देंगे, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। और ये आपको उस वक्त चाहिए जब आपने ईयू के बाहर कोई चीज़ भेजनी है, या ईयू के बाहर से आपने कोई चीज़ मंगवानी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जब आप करेंगे या होगी, तो उसमें फिर आपको ये नंबर चाहिए विद इन और इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारा फराज भाई, फॉर जी जी, एग्जांपल अभी तो हमें पता नहीं हमें कहाँ से चीज मंगवानी है या प्रोडक्ट मंगवानी है, तो फिर अभी अप्लाई करना आप चाहिए इसको या फिर अप्लाई भी कर दें, अप्लाई भी कर दें, कोई इशू नहीं है, आपके पास पड़ा हो कोई इसमें नुकसान नहीं। ये मतलब लाइफ लॉन्ग है, चलता है, जब तक आपकी कंपनी है तब तक आपका नंबर है, तो इसकी कोई फीस भी नहीं है, कभी कोई चेंजेस करवानी पड़ती हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई इसमें मजायका नहीं है अगर आप पहले भी वाले तो। अच्छा, दूसरा जो हमारा है बेसिकली जो हमने देखा कि हमें चाहिए होता है वैट नंबर चाहिए होता है, मतलब उम्र स्टोर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आप पहले कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद आपको वैट के उंटरलागन जमा करवाने होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इसकी करनी होती है। इसमें वैसे अगर आप खुद भी चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रिकमेंड ये करता हूँ कि ये आप किसी के साथ मिलकर करवाएं, अपने स्टोर ऑपरेटर के साथ या अपने अकाउंटेंट के साथ मिलकर आप करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह कि इसमें कई चीज़ें होती हैं जो ज़रा टेक्निकल होती हैं, उसमें मशवरा दे देना किसी के साथ, और किसी अकाउंटेंट के साथ काम करना या स्टोर ऑपरेटर के साथ काम करना, आपको थोड़े से चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो देखो उसमें फ़ायदा आपका यह कि आपकी काफ़ी चीज़ें अच्छे तरीके से कवर हो जाती हैं, ठीक है। वरना आप इस यहाँ पे आएंगे, इस जो लिंक है इस पे आके तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन बयान तरागुन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है, उसमें आपकी काफ़ी डिटेल्स वगैरह मांगी जाती हैं, तो वो फिर आगे चलता जाता है ये फॉर्म जो है ना। तो इसमें बेहतर है कि आप किसी के साथ मिल के करें, ये मेरी जो रिकमेंडेशन है बेसिकली वो ये है। अच्छा, इसमें जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी पैकेजिंग लॉ, Verpackungsgesetz। अच्छा, Verpackungsgesetz जो ना ये 15 जून 2022 से लागू हो चुका हुआ है। उससे पहले तक ये काफ़ी हद तक ऑप्शनल था जर्मनी के अंदर और फ्रांस के अंदर। अच्छा, ये अब होता क्या है ना, Verpackungsgesetz कहता क्या है, इसको थोड़ा सा हम डीपली स्टडी करेंगे। बाकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, बल्कि मैंने इसमें दिया हुआ है लिंक, वो आप वीडियोस वगैरह देखेंगे, ये एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं, इसको आप देखेंगे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये इंग्लिश में भी है, ये जर्मन में भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैं आपको इसका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये इसका मकसद क्या है। अच्छा, आप देखें कि जब भी कोई चीज़ आप मंगवाते हैं ईयू के बाहर से, स्पेशली जब आप बाहर से कोई चीज़ लेके आते हैं, इंपोर्ट करते हैं जर्मनी के अंदर, तो आप जर्मनी में वेस्ट भी इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी आपकी जो चीज़ की फाकुंग है, पैकेजिंग है, वो आप जर्मनी में वेस्ट के तौर पे लेके आ रहे हैं। चीज़ तो आपकी यूज़ हो जाएगी, लेकिन जो उसकी पैकेजिंग है वो लोग खोल के फेंक देंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली जर्मनों ने क्या किया हुआ है कि इन्होंने Verpackungsgesetz को मुतारिफ करवाया कि जो भी कंपनी जर्मनी के अंदर कोई भी चीज़ लेके आएगी आउटसाइड ईयू, मतलब आउटसाइड यूरोप के, कोई भी कंपनी कोई चीज़ लेके आएगी तो उसको जो है पैकेजिंग लॉ के तहत अपने आप को ल्यूसिड के अंदर रजिस्टर करवाना होगा। अच्छा, अब ल्यूसिड क्या है, ये वेबसाइट ल्यूसिड की है जो इस वक्त आपके सामने। ल्यूसिड जो है वो स्टिफ्टुंग सेंट्राले स्टेले Verpackung रजिस्टर है, ठीक है।
ये एक जर्मन गवर्नमेंट का बनाया हुआ सेंट्राले स्टेले है, जहाँ पे पूरा डाटा जमा होता है जर्मनी के अंदर। जितनी भी वेस्ट आती है पैकेजिंग की सूरत में वो यहाँ पे रजिस्टर करवाती है हर कंपनी। जो भी कंपनी नई वेस्ट प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे अपनी वेस्ट का इंदराज करवाती है, उसकी क्वांटिटीज को एस्टिमेशन देती है। मतलब एस्टिमेशन से मुराद है, फर्ज करें आज आप 2022 में इन्वेंट्री बाय करते हैं 2000 पीसीस की, और आपकी हर पैकिंग की जो हर पीस की जो पैकेजिंग है उसका वजन है 100 ग्राम, ठीक है। यानी आपने 2000 पैकेजिंग मंगवाए हैं जिसका वजन है 100 ग्राम, और 100 ग्राम आपका बन जाएगा 2000 केजी के हिसाब से 2000 इंटू 0.1 200 किलो, यानी आपने वेस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जर्मनी के अंदर, ठीक है। अब चूंकि आप वो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जर्मन गवर्नमेंट आपको लाइबल ठहराती है कि आपने उसके पैसे देने हैं कलेक्शन के, ठीक है। अच्छा, कलेक्शन कैसे करती है? कलेक्शन का ल्यूसिड से कोई ताल्लुक नहीं है। ल्यूसिड सिर्फ रजिस्टर है जहाँ पे इंदराज होता है कि कितनी वेस्ट जर्मनी के अंदर आई और कितनी वेस्ट यहाँ से इधर उधर जा रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो जर्मनों ने सिस्टम मुतारिफ करवाया उसको इन्होंने कहा है कि डुअल सिस्टम, कि डुअल सिस्टम जर्मनी के अंदर है वेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक। अब डुअल सिस्टम क्या होता है कि जर्मनी में कुछ कंपनीज हैं, तकरीबन 11-12 कंपनीज हैं जो काम करती हैं जर्मन गवर्नमेंट के साथ, और ये बिजनेस वेस्ट जो है उसको कलेक्ट करती हैं, जो कमर्शियल वेस्ट है उसको कलेक्ट करती हैं। जो हाउस होल्ड वेस्ट है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या जो कमर्शियल वेस्ट है वो हर वक्त गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करती। उसके लिए गवर्नमेंट ने डुअल सिस्टम बना दिया। डुअल सिस्टम के अंदर कुछ 11-12 कंपनी से खुद को रजिस्टर करवाया हुआ है, और जिनको आप गूगल भी कर सकते हैं। उनमें ग्रुनर फंक भी है, जी मार्ट भी है, उसमें मतलब ये और कंपनीज भी है जिसको आप गूगल में देख रहे हैं। ये सारी कंपनीज जर्मन गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि पैकेजिंग लॉ कहता है कि आपने जो भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जर्मनी की सरजमीन पे, उसके पैसे भी आपने देने हैं कलेक्शन के। अच्छा, अब कलेक्शन के पैसे ल्यूसिड नहीं देता। ल्यूसिड ने सिर्फ इंदराज करना कि कितनी वेस्ट आई है। अब वो पैसे हमने देने हैं डुअल सिस्टम वालों को, ठीक है। अब मैं जो नॉर्मली यूज कर रहा हूँ, मैं बेसिकली यूज कर रहा हूँ जी मार्ट कंपनी है, मैं डुअल सिस्टम की कंपनी है ये, तो इनको मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इनका मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ क्योंकि मुझे इसका आइडिया है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, लेकिन आप फ्री हैं, कोई भी कंपनी आप चूज कर सकते हैं। हर कंपनी का कैलकुलेटर है जहां आप जाके अपनी वेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और अपनी यारस जो बाई तराग है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हमने देना है। अच्छा, हमारे केस में हमने किया कि 200 केजी हमने पैकेजिंग लेके आ रहे हैं। अब सारी पैकेजिंग पेपर की या कार्टन की नहीं है, मतलब पैकेजिंग में प्लास्टिक भी हो सकता है, पैकेजिंग में पेपर भी हो सकता है, पैकेजिंग में एल्यूमिनियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है ना, गेतरेंके फिर फकुंग भी हो सकता है। अब नॉर्मल हमारे जो केस है उसमें हमारे पास आती है प्लास्टिक कुंस्टॉफ है या पेपर पैकिंग आती है हमारे पास। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 150 केजी जो है पेपर है और 50 केजी हमारी जो है 200 में से 50 केजी हमारी प्लास्टिक है, ठीक है। आप ये देखिएगा हमारा जो यारस बाई तराग है वो 68 यूरो पर ईयर हमने देना है, अज्यूमिंग कि हमारी जो पैकेजिंग है उसका वजन 100 ग्राम है और उसको हमने इंटरटाइजन किया या उसको क्लासीफाई कर दिया कि 150 केजी हमारा पेपर है और 50 केजी हमारा खून स्टोफ है। अच्छा, फर्ज करें अगर हम कहते हैं जी हमारा 150 केजी पेपर नहीं है बल्कि 50 केजी हमारा पेपर है और 150 केजी हमारा खून स्टोफ है, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? तो फिर आप देखेंगे हमारा 68 यूरो से 132 यूरो पर एनम पे चला गया। तो इस तरह ये कॉस्ट वेरी करती है क्योंकि पेपर की प्लास्टिक आसान और पेपर की रिसाइकलिंग आसान है, उसकी वेस्ट कम है, तो उसका आपने देखा कि बाई तरह कम था। लेकिन अब प्लास्टिक को हमने प्रोपोर्शनली ज्यादा किया, तो प्लास्टिक क्योंकि उसकी रिसाइकलिंग मुश्किल है, उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो आपका भी यारस बाई तरह उसी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैकेजिंग है उसमें क्या चीजें शामिल है, उसमें पेपर कितना है, उसमें खून स्टोफ कितना है, उसमें ग्लास कितना है, एल्यूमिनियम है या आयरन है तो वो कितना है। ये आपको सारी चीजें आपके सप्लायर से पता करनी होंगी कि आपकी क्या वेस्टेज है। तो आपने उस पूरी इन्वेंट्री को जो आपने 2022 में मंगवा ली है, उस पूरी इन्वेंट्री को यहाँ पे आके रजिस्टर करवा देना, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है येट्स लिसेंसियरन। अब मैं यहाँ पे चला जाऊंगा आगे और यहाँ पे मैं इसे पे करूंगा, कंपनी डिटेल्स दूंगा, पैसे दूंगा, तो मुझे एक लाइसेंस मिल जाएगा और मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं ये जेट मार्ट पे, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह का इनका पोर्टल क्रिएट होता है बाद में, ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह ये बना होता है बाद में। अगर मेरा इसमें लॉगिन
हुआ हुआ है तो अच्छा, अब इसमें ये देखें कि ये इनका आ गया, अब पोर्टल आ गया इनका। इस पे आप काफ़ी सारी डिटेल पड़ी होती हैं। खुंडन डाटन में हम जाएंगे, यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इस पे आप देखें कंपनी नेम और इस पे सारा कुछ, रजिस्टर नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, मेरा इस पे जो अनगेमेल्डेड अल्स खुंडन नंबर मेरा ये है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा ये है। अच्छा, अब ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपका आता है ल्यूसिड से। जब आप खुद को ल्यूसिड में करवाते हैं रजिस्टर, ल्यूसिड फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ल्यूसिड का कोई पैसा नहीं देना आपने, क्योंकि ल्यूसिड जर्मन गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना। यहाँ सिर्फ आपने अपने इंदराज करवाना है और ल्यूसिड आपको ये नंबर देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ये ल्यूसिड का है। और इस नंबर को हमने ऐड करना होता है, जो भी डुअल सिस्टम हम बाय करते हैं उसके अंदर हमने ऐड कर देना है। मेरा किधर गया, किधर चला गया, ये वाला। ठीक है, अब ये देखेंगे ये नंबर सेम है, बस एंडिंग एट 613, एंडिंग एट 613। तो ये हमने ल्यूसिड का नंबर उठा के यहाँ पे डालना होता है, ताकि इनको पता चल जाए कि हम इस नंबर के अगेंस्ट ल्यूसिड के अंदर रजिस्टर है। ठीक है, अच्छा, अब जब साल खत्म होगा, 2022 खत्म होगा, जनवरी 2023 शुरू हो जाएगा, फिर ये हमें कहते हैं जी आप हमें बताएं आपने वेस्ट प्रोड्यूस वाकई में कितना किया। ठीक है, 2000 तो हमने इन्वेंट्री मंगवाई थी, अब हो सकता है हमारी इन्वेंट्री 1000 बिकी हो सकता है हमारी इन्वेंट्री 500 बिकी हो या 1500 बिकी हो। तो जितनी इन्वेंट्री हमारी बिकी होगी ना, उसको हमने कैलकुलेट करके फिर इन्हें बताना है कि हमारी वेस्ट जो थी वो 200 केजी नहीं थी, बल्कि वो वेस्ट हो सकता है 150 केजी हो या हो सकता है 100 केजी हो। तो इस तरह फिर हमने वही क्वांटिटीज यहाँ पे भी डालनी है। मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है मैंगन मेल्डुम के अंदर हम जाएंगे। ये जैसे अब मैं बता रहा हूँ ना, प्लान महंगे में हमने किया था कि हमने इनको यारस एस्टिमेट दिया कि हमारी कितनी है। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है जी, प्लान महंगे मेरी है 250 केजी पेपर और 100 केजी खून स्टॉफ है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आया था कि यारस अबशुलूस कि एक्चुअली हमारा क्या हुआ है ना। ठीक है, इस पे जैसे मैं इन्हें बता रहा हूँ जी, मेरा अभी खैर मैंने बताया नहीं है 2022 का, लेकिन जब होगा तो मैंने बताऊंगा जी मेरा एक्चुअल जो है वो इतना हुआ है, 250 केजी नहीं, मेरा 200 केजी और इधर 50 केजी हुआ है। तो ये सेम डाटा मैंने यहाँ पे भी जमा करवाना होता है। ठीक है, इस पे भी मैं जब जाऊंगा तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास डाटा रिपोर्ट आ जाती है, सबमिट डाटा रिपोर्ट। तो इस पे भी हमने जाके ईयर एंड रिपोर्ट वॉल्यूम या इंट्रा ईयर रिपोर्ट वॉल्यूम भी हो सकता है, लेकिन हम ईयर एंड के ऊपर ही हम करेंगे। तो हम इसको फिर हम बताएंगे कि हमने कितना किया है। ठीक है, अब वो पूछा है रिपोर्टिंग पीरियड आपका कौन सा है, 2022 है। 2022 पे आपने क्या किया, ये मेरा ऑपरेटर का नाम आ गया सेंटेक। यहाँ पे फिर मैं डाल दूंगा कि मैंने कौन सी वेस्ट कितनी कितनी प्रोड्यूस की। ठीक है, यहाँ पे फिर वो सारा कुछ आ जाएगा। अच्छा, अगर एक से ज्यादा लोगों के साथ काम करें, बल्कि ये आपके पास देखिए लिस्ट आ गई है, जो भी डुअल सिस्टम है वो सारों की लिस्ट आ गई है। बेलेंटी है, डीएसटी है, इकोफोन, इंटरजेरो प्लस, लैंडबार, नोविट्स, प्रेसरो, रिक्ले, रिसाइकलिंग डुअल, वेओलिया, सेंटेक जो मैं यूज कर रहा हूँ ये है। इसके अलावा अगर आप और भी यूज कर रहे हैं तो आप उनको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यानी आप एक से ज्यादा डुअल सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो भी आप यूज करेंगे आपने वहां पे ल्यूसिड की आईडी अपनी जरूर डालनी है, ये वाली जो हमने देखी है ल्यूसिड की आईडी। ल्यूसिड का हम इधर आते हैं। ठीक है, ल्यूसिड की आईडी हमने हर जगह डालनी है, जो भी हम डुअल सिस्टम काम कर रहे हैं वहां हमने ल्यूसिड की एंट्री जरूर डालनी है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम ल्यूसिड का नंबर यहाँ जाके भी दें, डुअल सिस्टम में जाके भी दें, और डुअल सिस्टम की जो मैंगन मेल्डुंगन है, यारस मैंगन मेल्डुंग होगी, वो हमने यहाँ पे भी करवाना है डुअल सिस्टम में भी, और ल्यूसिड के अंदर जाके भी हमने उसको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जब अमेजोन पे हम जाएंगे तो अमेजोन पे हमने ये वाला नंबर डालना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर बाय ल्यूसिड। अमेजोन पूछेगा कि आपका ल्यूसिड नंबर क्या है, तो हमने ये नंबर डालना होता है। तो फिर हमें वहां से भी टेंशन हमारी खत्म हो जाती है। पैकेजिंग लॉ बेसिकली ये है। अच्छा, अब इसमें ना एक चेंज जो आई है इस साल से, वो क्या आई है, पहले तो होता था पहले जर्मन गवर्नमेंट कहती थी
कि आपने अपनी इन्वेंट्री का गिनना है कि आपकी इन्वेंट्री की पैकेजिंग कितनी ज्यादा है, वो आपने काउंट करके बतानी है। अब जो नया लॉ आया है इस साल से, जो एप्लीकेबल हुआ है 15 जून ऑनवर्ड से, वो ये है कि अमेजोन भी अगर आपकी प्रोडक्ट को शिप करता है, जाहिर बात है अमेजोन भी एक डब्बा यूज करेगा। आज मतलब 15 जून से पहले क्या था कि अमेजोन ही उसका जिम्मेदार था, जो पैकिंग अमेजोन यूज करता था आपकी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसका जिम्मेदार अमेजोन था। लेकिन 15 जून के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि अमेजोन भी जो शिप कर रहे हैं वो भी आपका ही प्रोड्यूस किया हुआ है, वो अमेजोन नहीं पे करेगा, वो आपने पे करना है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जा रही है तो लिहाजा वो कॉस्ट भी आप पे करेंगे, अमेजोन नहीं वो पे करेगा। तो अब इसमें हमने काउंट करना है अपनी जो प्लान महंगे हमारी है, उसमें इन्वेंट्री को हमने काउंट करना है। इन्वेंट्री के अंदर पेपर यूज हो रहा है, प्लास्टिक यूज हो रहा है, या कार्टन यूज हो रहा है, या ग्लास यूज हो रहा है, वो हमें पता होना चाहिए। फिर हमने ये देखना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है हमारी प्रोडक्ट को शिप करने का फ्रॉम अमेजोन टू कंज्यूमर। वो मिनिमम आपने डब्बा काउंट करना है कि फर्ज करें आप कहते हैं मेरा जो मिनिमम डब्बा साइज है ना, अगर अमेजोन सिर्फ मेरी प्रोडक्ट सेंड करे तो वो डब्बे का वेट जो है ना वो 50 ग्राम या 10 ग्राम है ना, आपने वो भी काउंट करके अपनी प्लान महंगे में जमा करवाना है। और जो आप एक्चुअल सेलिंग हो रही है 2022 में, वो आपने फिर देखना है कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने सेल किए हैं, और उसको फिर आपने जो यारस मेल्टिंग करवानी है उसमें भी काउंट करना है उस सारे वेट को, इन्वेंट्री के वेट को, इन्वेंट्री की पैकिंग के वेट को, और अमेजोन की पैकिंग के वेट को। ये आपने दोनों वेट को काउंट करना है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, ये अब हमारी जिम्मेदारी है एज अ सेलर कि हम अमेजोन का भी काउंट करेंगे कि अमेजोन को मिनिमम पैकेजिंग क्या रिक्वायर है हमारी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और हमारी जो इन्वेंट्री चाइना से आई है या पाकिस्तान से गई है उसकी जो पैकिंग है वो क्या, उसका वेट कितना है, तो वो सारा हमने काउंट करना है। ये हमारे एंड पे जिम्मेदारी आती है। तो ये था पैकेजिंग लॉ का मुताबिक। आप इसके बारे में मुझे बताएं कि क्या क्वेश्चन है आपके जहन। जी इलियास भाई। मेरा पहला क्वेश्चन था वैट एप्लीकेशन के लिए कि उसमें मोहम्मद फराज साहब जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर इनसे हेल्प लेनी हो तो। जी फराज आप। शायद वो सुन नहीं रहे। अच्छा फराज, आपको आवाज आ रही है? अगर आप सुन रहे हैं तो जरा ना ये आंसर करते कि अगर आप सर्विसेज देते हैं वैट रजिस्ट्रेशन। चलिए वो अभी सुन नहीं रहे, आते हैं तो उनसे दोबारा पूछ लेते हैं। अच्छा आई थिंक वो है ही दूसरा, नहीं है ही नहीं है, मीटिंग में है ही नहीं, आई थिंक चेक कर लो। जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है फराज भाई कि जी जी जैसे आपने कहा कि अब हम अमेज़ोन की जो वेस्ट प्रोडक्ट होगी उसका भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसमें हम जैसे खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो वाया DHL सेल हो, या सेल होने से मुराद लीफरिंग हो, या उसकी हरमस से हो, या कोई और कंपनी से हो, और उनके तो जो फिर पैकिंग उनके जो उनकी पैकिंग मटेरियल है वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है और उसका वेट भी ज़्यादा नहीं होता है। उसमें ना, उसमें ये होता है कि आप ना सिर्फ एवरेज काउंट करनी है। मतलब अमेजोन तो खुद डिसाइड करता है ना FBA में किसके थ्रू उसने काम करना है। अमेजोन तो हम नहीं कह सकते कि DHL या एमएस के थ्रू करे। तो हम इसमें ये करते हैं कि अपनी जो मिनिमम पैकिंग है ना, मतलब वो हम बाय नहीं कर रहे, हम बाय नहीं कर रहे, वो पैकिंग अमेजोन की ही लगेगी ना, क्योंकि हम अमेजोन को पे कर रहे हैं। पिक एंड पैक का पैकिंग अमेजोन ही लगाएगा, ठीक है। लेकिन हमने वो देखे ना, फर्ज करना मेरा हैंडी कवर है, मेरा मोबाइल कवर है, तो मैं देखूंगा कि अमेजोन को ये भेजने के लिए कौन सी पैकिंग चाहिए, उसका क्या वेट हो सकता है ना। आप ये पता होता है हमें। मतलब फर्ज करें ना आपकी कोई प्रोडक्ट है ना, वो आप जब भी प्रोडक्ट हंटिंग हम करते हैं ना, हम सैम्पलिंग या हम कंपेटिटर की प्रोडक्ट ना जरूर मंगवा के देखते हैं कि कंपेटिटर क्या कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी है, उसकी प्रोडक्ट के अंदर क्या है, बाहर क्या है। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी भी प्रोडक्ट की अमेजोन वही पैकिंग सेंड करेगा जो वो आपकी कंपेटिटर की यूज कर रहा है। तो ये आपको पहले ही पता चल जाता है। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट हंट हो जाती है, आप फौरन एक जो ना प्रोडक्ट उसको ऑर्डर करेंगे अमेजोन के ऊपर कंपेटिटर की, एक 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 मंगवाएंगे आप, ताकि आपको पता चल जाए कि पैकेजिंग कैसी आ रही है और अमेजोन की पैकिंग की क्या वेटेज है ना, आप वहां से एवरेज काउंट कर देंगे।
चलें तो ठीक, ये थैंक यू। प्रोडक्ट मंगवाए बगैर नहीं पता चलता है, क्योंकि अमेजोन के पास फॉर एग्जाम्पल जितना डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं A1 A2 साइजेस या E1 E2। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ जब आपकी प्रोडक्ट फाइनल होगी ना कि आपने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, फिर वो आप प्रोडक्ट अपने कंपेटिटर की भी मंगवा के एक दफा जरूर देखते हैं कि उसकी प्रोडक्ट कैसी है, जी इसका तो वो अमेजोन पे, ऑटोमेटिकली आपको पता चलता है। अमेजोन के ऊपर आप अगर जाएं तो आप उसके चार्ट्स और अपने प्रोडक्ट की डायमेंशन को देख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी आपके प्रोडक्ट का वेट क्या है, डायमेंशन क्या है, तो वहां पे आप देख लें कि आपके लिहाज से कौन सा जो बॉक्स है वो फिट होगा, तो आप उससे वो देख सकते। एवरेज चाहिए, वो इतना एग्जैक्ट नहीं भी होगा तो खैर है। अच्छा मैं एवरेज क्यों कह रहा हूँ बार बार, वो मैं आपको ना दिखा भी देता हूँ कि वो मैं एवरेज क्यों कह रहा हूँ, कि इतना एक्यूरेट होने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा उसकी वजह ये है कि हमारा जो बाई तराग है ना, मतलब फर्ज करें हमारा बाई तराग है ये वाला जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है ना, 132 यूरो वाली, ठीक। अच्छा इस पे आप देखें ना, अगर मैं यहाँ पे अब हमारी पैकेजिंग जो है वो तो कार्टन की होती है। अब मेरा फर्ज करें यहाँ पे मैं 75 कर देता हूँ। अब 75 से मुझे सिर्फ 4 यूरो का फर्क पड़ेगा। अगर मैंने अमेजोन की 25 केजी भी काउंट कर दी है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इन पैसों को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ऑन एवरेज भी काउंट करेंगे तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ जी ओनली शहजाद। अगर आप आउटसाइड EU करते हैं, उससे मंगवाते हैं, अगर विद इन EU मंगवाते हैं तो नहीं है। अच्छा विद इन EU भी जो ना अभी, जी शहजाद आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है या और है? मेरे एक्चुअल 2-3 क्वेश्चन है, मैं बीच में भूल जाता हूँ, तो मैं इसलिए रेज कर रहा था। चलिए आप भी क्वेश्चन बता दें फिर हम एक ही दफा सम अप करते हैं इसको। जब पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ये रूल अप्लाई हुआ है, होगा बाय 15 जून कंपलसरी हुआ है, तो ये हो चुका है। उससे पहले की जो मेरी सेल्स या इन्वेंट्री है, जब मैं इसको ईयरली वहाँ फाइल करूंगा डुअल सिस्टम के ऊपर, तो क्या मुझे उससे पहले वाली जो है इन्वेंट्री उसका भी वेस्टेज काउंट करना पड़ेगा, या फिर अमेजोन रिस्पॉन्सिबल था उस पे उसका? आप उस पे आप अमेजोन की पैकेजिंग नहीं काउंट करेंगे, लेकिन फिर फाकुंग गजेट्स तो जर्मनी में काफी सालों से आया हुआ है, वो तो ऑलरेडी हमारी जिम्मेदारी बना हुआ है। लेकिन अब जो नया लॉ आया जो एप्लीकेबल हुआ है वो बेसिकली ये है कि अमेजोन की पैकेजिंग के भी हम जिम्मेदार हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज मुझे ये पूछनी थी कि जब हम वेस्टेज कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना से हम कोई चीज मंगवा रहे हैं विद इन EU, ठीक है, तो उसमें हमें प्रोडक्ट की पैकेजिंग को काउंट करना पड़ेगा, या फिर उसके बॉक्स की पैकेजिंग जिसमें जिस कार्टन में वो आ रहा है उसका वेट भी काउंट करना पड़ेगा? उसका भी करना पड़ेगा। आप मतलब एक आपका प्रोडक्ट का बॉक्स है और एक आपका मास्टर बॉक्स है ना, तो वो जारी बात है वो कम होते हैं ना। मैं फर्ज करें आपकी प्रोडक्ट का 2000, आपके मास्टर बॉक्स होंगे 10 या 20 या 30 होंगे। जी, तो इसमें मुझे कंफ्यूजन थी, मैंने इनको कांटेक्ट भी किया था, तो उनसे जो मुझे जवाब मिला था ये लूसेड वालों से, वो ये मिला था कि जो आपके कस्टमर के पास जा रही है सिर्फ आपको उसका ही करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ से कोई चीज कार्टन में अमेजोन वेयर हाउस पे गई है, तो वो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये चीज ट्रेडिंग में रहती है, जो मास्टर कार्टन है वो आपके कंज्यूमर के पास नहीं जाते, इसलिए आपको उसको उसका वेट नहीं काउंट करना, लेकिन जो आपका अपना प्रोडक्ट है वो करना। तो उसमें मैं कंफ्यूज था थोड़ा कि इसमें मैं मास्टर कार्टन का वेट काउंट करूँ ना करूँ। अच्छा अगर तो आपकी उससे बातचीत हुई है, आपके पास प्रूफ है, तो फिर तो आपको जरूरत नहीं है करने की, ठीक नहीं, है। लेकिन वो तो इन केस, टेलीफोनिक हाँ कन्वर्सेशन है ना, तो प्रूफ में तो नहीं हाँ आती मसला उसमें। ये है ना कि कल को, लेकिन मैं इसलिए ये देखें ना, मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, अगर मैं 50 केजी पे हूँ ना तो आपका 11 बाई तरह आ गया 132 यूरो। लेकिन अगर मैं कहता हूँ जी मैं इसको 100 केजी कर देता हूँ, आपका 10 यूरो का फर्क पड़ रहा है, तो आपने जरूर टेंशन सर पे रखनी है कोई। नहीं, मेरा तकरीबन मैंने ऐसी रफ एस्टिमेट काउंट किया था ईयरली बेसिस पे ना, तो उसमें जब आप अच्छा अमेजोन की भी काउंट करते हैं और वो बॉक्सेस भी करते हैं तो वो 500 प्लस चला जाता है एक 2000 यूनिट्स के लिए भी, तो उस पे अच्छा तकरीबन अच्छा तकरीबन 500 यूरो और 400 यूरो तक की पर ईयर कॉस्ट आ जाती है। अच्छा आपका कितना वेस्ट आ रहा है कार्टन का और फुल स्टॉफिया मेरा और तकरीबन आ रहा था ये 420 था शायद या 30 था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, तो मैं ग्रीन पॉइंट यूज कर रहा था। अच्छा अच्छा नहीं, उस पे आप देखें ना, ये आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ सस्ता पड़ा तो आप यहाँ यूज कर रहे ठीक हो गया जी, ये क्लियर हो गई। अब इसमें हम हैं।
एंड रिजल्ट यही है कि आप अपने कार्टन का भी वो रख लें। थर्ड चीज जो आप करंट जो क्वेश्चन चल रहा था इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि मैंने विद इन ईयू भी जो है वो इन्वेंट्री इंपोर्ट कराई थी, ठीक है, यानी परचेज की थी, सॉरी। तो अब वो तो ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ है सारी चीजें ना, तो जब मैं उसकी वेस्टेज कैलकुलेट करूंगा तो उस पे तो मैं सिर्फ अमेजोन शिपमेंट की कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि वो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई भी चीज, राइट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना अब इशू आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो हमने देख लिया कि वो विद इन ईयू जो है ना वो और चीज़ें हैं, क्योंकि अब इसमें ये लॉ जो ना पूरे यूरोप में बराबर का नहीं लगा हुआ। मैं फ्रांस में है, जर्मनी में है और शायद एक दो मुल्कों और में है, ये लॉ जो है ना ऐसे चल रहा है कि कंपनीज उसकी जिम्मेदार हैं। अगर फर्ज करें ना, अब आपकी इन्वेंट्री आती है पुर्तगाल से, पुर्तगाल में ये लॉ नहीं है, तो फिर उसका कौन जिम्मेदार है ना, तो उसको फिर जर्मन गवर्नमेंट यही कहती है कि अगर वो मुल्क इस सिस्टम के अंदर शामिल नहीं है तो उसको आपने ही पे करना है, क्योंकि जर्मनी में आप लेके आ रहे हैं, जो वेस्ट तो जर्मनी में निकलनी है, तो इसलिए आप उसके रिस्पॉन्सिबल भी होंगे जो आप विद इन यूरोप भी बाय कर रहे हैं। तो करंट सिनेरियो में मैंने जर्मनी से ही परचेस की है, उनका अपना लूसिड नंबर भी उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। तो हाँ, जब उसके मैं, फिर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हाँ उसके आप लेकिन, सिर्फ अमेजोन की पैकेजिंग करें बस। हाँ तो उसको विद इन प्रूफ कैसे मिलेगा? लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास इनवॉइस है इनकी कि मैंने इनसे इतने आइटम परचेज किए हैं और वो मैंने वेस्टेज में काउंट नहीं किया, क्योंकि मैंने पर्सनली जो समझा उसमें मैंने इसको वेस्टेज में काउंट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अमेजोन की जो उसमें पैकेजिंग है वो मैंने उसमें काउंट की है। लेकिन एट द एंड जब बिल्कुल, मैं ये ट्रैक, वो जो वो मेन उनके इशू है ना, पास वो प्रूफ है ना, वो उनके मेन पास इशू, ट्रैकिंग है ना कि उन्होंने आपको 100 पीस सेल किए हैं फॉर एग्जांपल। तो मेन जो ये, अभी कंफ्यूजन है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग के अराउंड रह गई है कि किस तरह ट्रैक किया जाता है। अब मैं तो अपनी सेल्स को देख के बता दूंगा जी मैंने एक्चुअल कितना हुआ, वो किस तरह ट्रैक करते हैं ये डुअल सिस्टम या अमेजोन से वो हम कोई अपना रिपोर्ट करेंगे ना, निकाल सकते हैं? वो तो देखें आपके पास सेलिंग आ जाएगी ना कि आपने कितने यूनिट सेल किए हैं, ठीक है, वो आप उसके अगेंस्ट आप कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, अब जो आपने जहां से खरीदी है जर्मनी में, वो अपनी यहाँ पे 11 सब्सिट्यूट में सारी सेलिंग उन्होंने चाहे आपको की है चाहे मुझे की है जिस जिसको भी की है, वो सारी अपनी 11 मेडूम यहाँ पे जमा करवा देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें काउंट हो रही है। जो भी आपने पीसेस खरीदे हैं 100 200 500, वो ऑलरेडी यहाँ पे वो लिख देंगे साल के एंड पे। जी, जब मैं अपना करूंगा तो उसमें ये लोग कैसे ट्रैक करेंगे जी मैंने इन्वेंट्री जो है वो यहाँ से खरीदी है या फिर अच्छा, चाइना से वो मैं इम्पोर्ट? यही मैं बता रहा हूँ कि इतना वो पीछे पड़ के देखते नहीं है, क्योंकि हर चीज सिस्टमेटिक हो रही है, हर चीज ऑलरेडी ट्रैकेबल है, तो ये हर बंदे को जाके ना पूछते नहीं है आपने क्या किया, क्योंकि आपने ऑलरेडी चीजें की हुई हैं। शक नहीं तब पड़ेगा कि जी आपकी सेलिंग तो 5000, आप सेल तो 5000 प्रोडक्ट्स कर रहे हैं और वेस्ट आपकी 2000 प्रोडक्ट्स के हिसाब से आ रही है, वहां पे इन्हें शक पड़ता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन फिर ये ट्रैक वो करना शुरू मे, करेंगे, अदरवाइज मे, ट्रैक नहीं कोई भी मेरे करता। सिनेरियो में तो इनको शक पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन्वेंट्री यहाँ से अच्छी खासी बाई की हुई है। लेकिन अब मैं मूव हूँ चाइना पे, तो मैंने जो अपना एक एस्टिमेट लगाया है कि लास्ट 3 मंथ्स ऑफ दिस ईयर के मैं चाइना से मंगवाऊंगा, ठीक है, तो वो एट द एंड जब ठीक मैं है, करूंगा तो वो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट जरूर करेंगे कि भाई आपने इतनी सेलिंग की हुई है लेकिन आपने वेस्टेज कैलकुलेट जो किया नहीं वो थ्री लाजमी नहीं मंथ्स है। के अंदर। अगर आपके पास इनवाइसेस है ना बाइंग की, तो आपने शो करवा दें आपने किस कंपनी से खरीदा है, तो जाहिर बात है आपने विद इन जर्मनी खरीदा, तो वो उनके हम्म, पास जाएंगे भी आपने ये चीजें बेची हैं तो कहाँ है इसकी ना, इसकी रिपोर्ट कहाँ पे है, वो ठीक उनकी ठीक, तो जिम्मेदारी है वो। इनवॉइस हाँ, एक प्रूफ है। बिल्कुल, वो इनवाइस आपका प्रूफ है। सेकेंडली इसमें एक चीज थी कि ये सोलली डिपेंड कर रहे होते हैं जो हमने डाटा इनको दिया, फॉर एग्जांपल कि हमने पैकेजिंग साइज ये दिया है इनको, हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग ये है। अब हम कम भी दे सकते हैं उसको, तो वो कैसे ट्रैक करेंगे कि भाई जो हमने डाटा इनको दिया है वो कर, या हम भी बिल्कुल, अपने एंड से कोई मिस्टेक कर सकते हैं, तो उसको कैसे ना करेक्ट किया आपके पीछे कोई नहीं आएगा, आपके पीछे कोई भी नहीं आएगा, ना ही फिनांस आता है ना ही कोई और इदारा आता है, अनटिल और अनलेस जब तक किसी को शक नहीं पड़ता, फिर ये ट्रैक करना शुरू करते हैं। तो अगर आपने एक आधी गलती कर भी दी है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं, मतलब आप पिछले साल की अगर आपने गलती की है कहीं पे, वो आप इनके पास रजिस्टर भी करवा सकते हैं खुद से कि यहाँ मेरे से कुछ गलती हुई है तो ये ऐसे नहीं ऐसे है, वो आपको खुद ही कोई ना कोई वे आउट भी दे देते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी इन्वेंट्री है फॉर एग्जांपल 2000 पीस की, आप काउंट करके दे रहे हैं 1000 पीस के ऊपर,
वो जब भी इन्हें शक पड़ेगा ना, तो इन्होंने आपके पीछे पड़ जाना। तो ये अब यही अब हमारा कमाल होना चाहिए कि हम इनको अपने पीछे ना पड़ने दें। ठीक है, अगर हमने खुदा ना खासा कोई ऊपर नीचे हो गई ये चीज़, तो उसको हम तरीके के साथ हैंडल कर दें, बातचीत करके हैंडल कर दें। वो आपको जर्मनों का पता ही है, ये कहते हैं कम्युनिकेट कर दें, गलती बता दें, खैर है, गलती छुपाएंगे तो फिर हम पकड़ेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। अच्छा, लास्ट थिंग इसमें थी कि हम जब अमेज़न के शिपमेंट के जो कार्टन्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं, तो अमेज़न भी उस बॉक्स के अंदर भी वो कोई प्रोटेक्शन पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गई, पेपर हो गई, तो हम उसको भी काउंट करेंगे या सिर्फ अमेज़न के बॉक्स को ही काउंट करेंगे? देखिए, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट को मंगवाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कल को ये आपकी प्रोडक्ट कैसे भेजेंगे। ठीक, तो उसी अकॉर्डिंगली आपने इसको प्लान करना है कि अंदर जो भी पैकिंग होगी ना, वो आपको पता होना चाहिए कि अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को कैसे पैक करके भेज रहा है ना। फर्ज करें ना, आप किसी ने मंगवाई ही आपकी प्रोडक्ट है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को क्या पैकेजिंग करके दे रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब आप खुद भी अपनी प्रोडक्ट ऑर्डर करके देखें कि अमेज़न क्या पैकेजिंग दे रहा है, क्या मेरे अनगाबन या मेरा जो मैंने जो डिटेल्स दी हैं वो सही भी है या नहीं है, या मैं उन्हें करेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है जी, रियाज भाई। जी फराज भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम एट द एंड ऑफ द ईयर इनको एक अपडेटेड भेजेंगे कि जो हमारा जितनी भी वेस्ट होगी, तो उसके बाद फिर ये कंपनी जो भी जी मार्ट होगी या और हैं, ये हमें एक फिर एक्चुअल रेशनिंग भेजेंगे कि ये इस बुनियाद पे ये इतने पैसे बने हैं, या ये रियली बेसिस पे हमसे ये काटते पैसे रहेंगे और हम उसको चेंज नहीं कर सकते? अगर एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कितनी देर पहले इसको कुंडी को दे सकते हैं अगर कोई कंपनी स्विच करना चाहे दूसरी? क्यूंडिंग का जो ना कोई इतना इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाकी जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि आप मल्टीपल कंपनीज को भी इंगेज कर सकते हैं, तो उसमें आप अपनी बेशक अगर आपने यूज़ नहीं करना तो आप उसमें जो डिटेल्स हैं वो 0 कर दें, आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देखा सबमिट डाटा रिपोर्ट में हमारे पास ऑप्शन आती है कि एक कंपनी के साथ हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी चूज कर लेता हूँ, एक कंपनी के साथ मैं रजिस्टर करवाता हूँ जी, मैंने कोई भी नहीं दिया, और यार इनका जो मैं जाता हूँ सी मार्ट के ऊपर, सी मार्ट का कैलकुलेटर आ जाएगा। अच्छा, ऐसी मैं एक चीज शायद मैं ऐड कर पाऊँ। फॉर जी एग्जांपल आपने ज्यादा पैसे इनिशियली डिपॉजिट या पे कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपने 500 यूरो पे कर दिए, लेकिन आपकी वेस्टेज का जो एट द एंड ऑफ ईयर कॉस्ट आनी थी वो 300 यूरो आनी थी, तो 200 यूरो आपका बच गया। तो वो 200 यूरो बजाय इसके कि वो आपको रिफंड करें, वो आप नेक्स्ट ईयर के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे अपना वेस्ट, तो उसमें जितनी भी अमाउंट होगी तो आप 200 यूरो काट के बाकी जितना ऊपर है वो आप पे कर दें। बिल्कुल, मतलब वो आप इतनी ज़्यादा पे भी नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपने इन्वेंट्री अपनी जमा करवाई है, और उस इन्वेंट्री की सेल होगी। कोशिश हमारी ये होती है कि सारी की सारी सेल हो जाए, ताकि आपके जो अनगापन है वो बराबर ही रहे ना। लेकिन 19-20 का फ़र्क आएगा तो वो जैसे शहजाद बता रहे हैं वो एडजस्टेबल होता है। बाकी जो क्यूंडिंग की बात है वो कोई इतना कोई इसका रूल नहीं है कि आपने 3 महीने पहले कर दिए, वो आप एंड ऑफ द ईयर तक आप डिसाइड करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहे तो आप जो है ना कोई दूसरी खोल दें साथ में, और इनको फिर आप नेक्स्ट ईयर में 0 कान का कर दें। चलें, ठीक हो गया। चलिए, अगर इससे मुतालिक सवाल नहीं है तो आज हम थोड़ा सा टॉपिक छेड़ेंगे सेलर सेंट्रल का, क्योंकि अब हमारा तकरीबन जो रूल्स रेगुलेशन कंपनी फॉर्मेशन टैक्सेशन ऑलमोस्ट हमने वो सारा कुछ कवर कर दिया जो हमें बेसिकली चाहिए जर्मनी में काम स्टार्ट करने से पहले और शुरू के दिनों में जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ये डिमांड करती है कि आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, मतलब बिज़नेस करने को वहाँ पे आपको पता है सेल्फ स्टैंडिश कहते हैं, और सेल्फ स्टैंडिश का मतलब है कि आप अपने ओन पे कर रहे हैं, बस सेल्फ एम्प्लॉय हैं आप, तो आपने ही चीज़ों को डिग आउट करना है। किसी अदारे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके पीछे आएगा और आपको बताया जी आपने ये काम ऐसे करना था, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। अदारे आएंगे, वो आपको सिर्फ ये बताएंगे आपने यहाँ गलत किया, अब आपको ये करना पड़ेगा, या आपको ये फाइन है, या आपका ये हल है। तो इसलिए बेहतर है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो, शुरू दिन से इंफॉर्मेशन हो। इसीलिए हमने ये कोर्स भी इसलिए डिज़ाइन किया कि शुरू दिन से आप लोगों के पास
एक कॉन्फिडेंस हो, आपको पता हो कि क्या लीगल इश्यूज हमें आने हैं और हमने उन्हें कैसे टैकल करना है और क्या हमें उसके लिए रिक्वायरमेंट है, ताकि हम कम से कम गलतियां करें। इन केस हमारे से कभी कोई गलती हो भी जाती है तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। फिनांस हम भी बहुत कोऑपरेटिव है, सोल हम भी बहुत कोऑपरेटिव है, फिर फाकुंग गजेट्स वाले जो यूसिड है ये भी बहुत कोऑपरेटिव है, ब्रांड रजिस्ट्रेशन वाले भी बहुत कोऑपरेटिव है, हर अदारा कोऑपरेटिव है। आप उनसे तरीके से बात करें, अपना मसला बताएं, उनसे हल पूछें उसका, वो आपको उसका हल भी बता देंगे जो लीगली हो सकता है उसका हल भी। ठीक है, तो गलती जो है वो रिकवरेबल है, तो इसलिए गलती हो गई है तो आप उसको छुपाएं ना, ठीक है, उसको कम्युनिकेट कर दें या वैसे ही पूछ लें कि जी अगर हमारे से कोई ऐसा काम हो चुका हो या हो सकता है कभी हो जाए तो कैसे उसका तोड़ होना चाहिए। ठीक है, वो आपको उसकी जो क्योर है वो भी बता देते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं कि आप बताएं जी मैं ये ब्लंडर कर चुका हूँ, हर दफा बताने की भी जरूरत नहीं होती ना, कि वो डिपेंड करता है गलती हुई कितनी बड़ी या छोटी है। छोटी गलती हुई है तो आप उनको बता भी दें कि मेरे से ये गलत हुआ है, या अगर कोई ब्लंडर हो गया तो आप उनसे बातों बातों में पूछ सकते हैं जी अगर खुदा ना खास्ता या अगर कभी ऐसा हो जाए तो उसका क्या हल है या क्या नुकसान हो सकता है या कैसे उसको रिकवर करेंगे, वो आपको उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन देने को तैयार है। ठीक है, तो ये चीजें जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि हमने इस सिस्टम के अंदर रहते हुए डरना नहीं है, बल्कि दे आर वेरी अकोमोडेटिंग और दे आर वेरी फैसिलिटेटिव, तो हमें इनसे फायदा लेना। जो सेलर सेंटर की अब हम बात शुरू करेंगे, चंद मिनट है, हम थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ कि सेलर सेंटर जो है बेसिकली हर कंट्री का एक अपना सेलर सेंटर है और उसकी एक अपनी डोमेन है। ठीक है, जैसे अब हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो जर्मनी की जो डोमेन है वो sellers.amazon.de है। ठीक है, तो जब भी आपने अकाउंट अपना बनाना है तो आपने इस पे जाना है। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है जब आप ये खोलते हैं ना, ये आपको डाइवर्ट कर देता है, कभी कभी ये आपको यूके ले जाता है, कभी आपको एनएल पे ले जाता है, कभी आपको ये .com पे ले जाता है, तो आपने उस वक्त अपना सेलर सेंटर नहीं बनाना। ठीक है, ये आप वेट करेंगे, फिर आप इसको कुछ मिनट्स के बाद या आधे पौने घंटे के बाद दोबारा रिफ्रेश करें, दोबारा देखें, जब तक आप इसके ऊपर लैंड नहीं करेंगे आपने अपना जर्मनी का सेलर सेंटर नहीं खोलना, वरना वो आपको किसी और मार्केट में लैंड करवा देगा। ठीक है, ये अमेजोन की डिवीजन लगी होती हैं, ये अक्सर खुल जाती हैं, तो आपको मार्केट प्लेस आपकी डिफरेंट हो जाती है, तो आपने हमेशा .de को चेक करके उसके बाद आपने सेलर सेंटर के साइन अप की तरफ जाना। ठीक है, मैं सेलर सेंटर साइन अप करेंगे, इसमें दो ऑप्शन आपके पास आती हैं। भाई अब स्क्रीन मैं नहीं इस आ पे रही साइन अप आपकी। स्क्रीन फिर वो रुकी हुई फराज भाई। है जी, मैं इसको कर देता हूँ दोबारा से, ये जी अब आ गई है। अब आ गई, ठीक है। अच्छा, ये सेलर सेंटर का मैं बता रहा हूँ, सेलर सेंटर .amazon.de पे जाके आपने अपना जर्मन अकाउंट खोलना है। अक्सर क्या होता है या कभी कभार क्या होता है कि आप ये डोमेन टाइप करते हैं लेकिन आपको रीडायरेक्ट कर देता है .com के ऊपर, कभी आपको .co.uk पे कर देता है, कभी आपको .nl पे कर देता है, कभी आपको किसी और मार्केट प्लेस में कर देता है, तो आपने उस वक्त अपना सेलर सेंटर रजिस्टर्ड नहीं करवाना। ठीक है, आप इसको रिपीट करें आफ्टर फ्यू मिनट्स, आफ्टर या आफ्टर हाफ एन आवर या आफ्टर फ्यू आवर्स, जब तक आपको ये लेके नहीं आता इस पेज के ऊपर जो sellercentral.amazon.de है, इसके ऊपर नहीं लेके आता, आपने साइन अप पे नहीं जाना। ठीक है, जब आप साइन अप पे जाएंगे आप अपना ईमेल आईडी वगैरह देंगे, आप अपने पासवर्ड रखेंगे, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे आ जाएं, आप अपने क्रीडेंशियल्स देंगे, जो भी आपने नाम यूज करना है, जो भी ईमेल आईडी यूज करनी है, जो भी यहाँ आपने पे तो अभी आपने करना है, .com पे ले गया वो। वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये आपको रीडायरेक्ट कर देता है, तो आपने नहीं खोलना। ठीक है, फिर आप इसको रिपीट करेंगे वापस। ठीक है, अब फिर .com पे लेके आ रहा है, लेकिन हम इसको रिपीट करें जब तक हमारे पास यहाँ DE में नहीं आता। ठीक है, मैं अभी जो बताने का मकसद है वो ये कि इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि ये इस तरह से करता है और होता है इस तरह से। कभी आप .co.uk ले जाएंगे, कभी आप .nl पे लैंड कर सकते हैं, तो आपने ये चीज़ें देखनी है उस वक्त। ठीक है, करने का काम क्या होगा, जब आप .de पे आ जाएंगे फिर आपने अपना नाम, आप यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह डाल के नेक्स्ट करेंगे। मैं आपके पास ऑप्शन आती हैं इंडिविजुअल अकाउंट की या बिजनेस अकाउंट की। ठीक है,
शुरू में आप बेशक अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। अपग्रेड करने का कोई चार्जेस नहीं है। अपग्रेड हम क्यों नहीं करते शुरू में, कि अगर आपके पास अभी प्रोडक्ट तैयार नहीं है, आपकी लिस्टिंग तैयार नहीं है, तो अगर आप चले जाएंगे बिजनेस अकाउंट के ऊपर, तो आपको 40 यूरो पर मंथ चार्ज करना शुरू कर देगा। तो इसलिए आप इजी है कि आप इंडिविजुअल पे जाएं, इंडिविजुअल के बाद आप अपग्रेड करके जब आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएं, आप सारा कुछ कर सकते हैं, लिस्टिंग बना सकते हैं इसके ऊपर, सारा सारा आप काम कर सकते हैं इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर भी। सिर्फ उसमें ये फ़र्क आता है कि आपका जब लिस्टिंग तैयार हो जाए, फिर आप इसको बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट कर दें, अपग्रेड कर दें, और उसके बाद ये आपके बिजनेस आईडी के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी, और आपका वैट नंबर वगैरह सारा ये देंगे, यूसिट नंबर देंगे, और सारी डिटेल्स आपकी इसमें ऐड ऑन होती जाएंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो करने की होती है बेसिकली, वो ये होती है कि जब आपने ब्रांड को रजिस्टर करवाया है, तो अमेज़न की अपनी एक ब्रांड रजिस्ट्री होती है। अच्छा, मैं इसको ना मुसीदा पे करता हूँ। अमेज़न की अपनी भी एक ब्रांड रजिस्ट्री होती है, जिस पे आपने जाके अपना ब्रांड भी रजिस्टर करवाना होता है। राज भाई स्क्रीन फ्रीज है, नहीं show हो रहा। स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अच्छा अच्छा, ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, इस पे ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं आपको दोबारा दिखाता भी हूँ, शायद वो प्रॉब्लम आप लोगों को नजर नहीं आई होगी अभी। इस पे अगर मैं करूँगा ना गूगल, मतलब फर्ज करें मैंने किया ब्रांड रजिस्ट्री अमेज़न, अब मैं जाता हूँ तो ये मुझे .com पे लेके जा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ब्रांड रजिस्ट्री जर्मनी, अब ये मुझे लेके जा रहा है .de के ऊपर। तो आपने जब जर्मनी का ब्रांड रजिस्टर करवाना है जर्मन मार्केट के लिए, तो आपने ये भी देखना है कि ब्रांड रजिस्ट्री आप ना ब्रांड सर्विसेज .amazon.de पे जाके आपने अपना ब्रांड रजिस्ट्री अमेज़न के अंदर भी रजिस्टर करवाएंगे, तो आपका जो ब्रांड है ना वो अमेज़न एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज अमेज़न आपको एज अ ब्रांड ओनर काउंट नहीं करेगा जब तक आप अमेज़न की ब्रांड रजिस्ट्री में जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है। इस पे आपका पहले अकाउंट बना होगा, उसी अकाउंट को आपने यहाँ पे लेके आना है, या आप नया अकाउंट भी बना सकते हैं। लेकिन चूंकि आपका अमेज़न अकाउंट बना होगा इंडिविजुअल, या आपका बिजनेस अकाउंट होगा, उसको आप लॉग इन करेंगे, तो उसके अंडर आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है अपनी। तो ये चीज़ें जो आपने ख्याल रखनी है जब भी आप सेलर सेंटर बनाएं, जब भी आप ब्रांड रजिस्ट्री करवाएं, तो आप इस पे देखें कि आप ऊपर हैं इस वक्त, तो आप यहाँ से भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अमेज़न के इंट्रोडक्शन के हवाले से थी, कि जर्मन मार्केट के लिए आपने .de को हमेशा देखना है कि आपकी जो डोमेन है वो .de के साथ खुल रही है या किसी और डोमेन के साथ खुल रही है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि .de के ऊपर आपने सारा अपना अकाउंट वगैरह बनाना है, वरना आप किसी और मार्केट प्लेस में लैंड कर जाएंगे और दोबारा आपको वो डीएक्टिव करके तो दोबारा जर्मन मार्केट प्लेस के लिए खुद को रजिस्टर करवाना होगा। तो ये बेसिकली आज के हमारे टॉपिक्स थे 4, जिसमें कस्टम नंबर यानी सोल नंबर था, वैट नंबर था, पैकेजिंग लॉ थी, और सेलर सेंटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हमने 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इनके हवाले से मजीद कोई क्वेश्चन है आपके तो आप लोग बताएं ताकि हम उनको डिस्कस करें, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं आज का सेशन जो है। राज भाई मेरा एक क्वेश्चन है, बट एग्जैक्ट रिलेटेड तो नहीं है इससे, लेकिन इंपोर्ट से है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना से इंपोर्ट कराते हैं और हम डीएपी ले रहे हैं, तो उसमें रिकमेंडेड ये है कि हम यहाँ से कोई एक कस्टम एजेंट हायर करें। तो वो कस्टम एजेंट हायर करने के लिए हम गूगल पे फॉर एग्जांपल सर्च कर लिया, हायर भी कर लिया, तो उस कस्टम एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? कस्टम एजेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो सिर्फ इतनी है कि उसने आपके बिहाफ पे कस्टम के पास जाके डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं। मतलब वो जिम्मेदार नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या लिखा होगा ना, अगर आपने गलती की है तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई गलती हो, कस्टम वाले कस्टम एजेंट को बता देते हैं, क्लियरिंग एजेंट को बता देंगे ये चीज़ ना हमें
सही नहीं लग रही, तो कस्टम एजेंट आपको पूछेगा कि ये चीज़ क्या है या क्यों नहीं सही लग रही उन्हें, तो वो करेक्शन का चांस होता है। कस्टम ये नहीं करता कि कस्टम कहता है जी गलती होगी तो पकड़ लो। कस्टम वाले ये नहीं करते। कस्टम वाले पूछते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही है या आपसे कोई गलती हो गई है, तो वो गलती को ठीक करने का चांस दे देते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आपने जो भी चीज़ मंगवाई है अपने कस्टम एजेंट या क्लियरिंग एजेंट के साथ पहले डिस्कस करें, उसको आप अपनी इनवॉइस दे दें, अपनी पैकेजिंग लिस्ट दे दें और उससे पूछें कि क्या ये चीज़ें ऐसे ही हैं कि या इसमें कोई गुंजाइश है कोई बेहतरी की, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, उनका डेली का काम है, उनके पास ऐसी हज़ारों प्रोडक्ट डेली गुजर रही होती हैं। HS कोड बेसिकली जो ना जो उस HS कोड है, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड है, पूरी दुनिया में वो वैलिड है, क्योंकि HS कोड हार्मोनाइज सिस्टम है, हार्मोनाइज सिस्टम कोड है, तो वो पूरी दुनिया में सेम है। यानी आपकी जो प्रोडक्ट है उसका कोड पाकिस्तान में भी सेम है, उसका कोड जर्मनी में भी सेम है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कस्टम करवाते हुए ना, किसी भी किस्म की कंफ्यूजन से बचने के लिए बनाया गया HS कोड का सिस्टम। तो अक्सर क्या होता है कि HS कोड ना थोड़ी थोड़ी डिटेल के साथ डिफर कर रहे होते हैं। मतलब इसमें मिसाल देता हूँ कि हमारा जो गारमेंट का सेक्टर है उसमें ये करते हैं जी, अगर आपकी कॉटन की परसेंटेज 50% है और आपका अदर देन कॉटन की परसेंटेज बाकी 50% है, तो इस HS कोड डिफरेंट है। लेकिन अगर आपका कॉटन 80% है और आपका नॉन कॉटन 20% है, तो इसका HS कोड डिफरेंट है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकलिटीज आ जाती हैं जो अक्सर औकात हमसे गलत हो सकती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको आप कंसल्ट करें इन एडवांस अपने क्लियरिंग एजेंट के साथ कि ये मेरी चीज़ है और ये मैं करना चाहता हूँ, और इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये HS कोड इसके लिए ठीक है। वैसे आपका जो HS कोड है ना, वो आपका सप्लायर आपको एग्जैक्ट भी बता देता है, क्योंकि सप्लायर्स को एग्जैक्टली पता होता है कि उनकी प्रोडक्ट क्या है। लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि आपका HS कोड क्या है, आप अपने क्लियरिंग एजेंट को भी पूछ सकते हैं। आप soy.de की वेबसाइट पे जाके भी यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। उसको जर्मन में कहते हैं, इसका ना ठहरे मैं जर्मन में नाम निकाल दूं, मेरे जहन से निकल गया। हाँ जी, मैं मोहित उससे कमरे में, हाँ मोहित तो फैक्ट्री गया हुआ खाला के साथ। अच्छा हाँ, सोल टैरिफ नंबर, कस्टम टैरिफ नंबर और सोल टैरिफ नंबर उससे जर्मन में कहते हैं। तो ये बेसिकली आपके जो ना HS की लिस्ट पड़ी हुई है कस्टम की वेबसाइट के ऊपर भी। ठीक है, इसको आप पढ़ें, स्टडी करें, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस आप खुद भी पता कर सकते हैं कि आपकी जो चीज़ है उसके ऊपर क्या ड्यूटी है, क्या टैक्सेस हैं, तो आप सारी चीज़ें आप खुद भी समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कस्टम एजेंट के साथ इसको करें। ठीक है, आप यहाँ पे देखें कि ये सुर आइनफुर हम इसे करेंगे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोड नंबर आ गया। अब कोड नंबर फौरी फौरी मेरे जहन में फर्ज करें हम डालते हैं वैलिडेशंस। अच्छा हम इसको ये कर देते हैं, हम जनरल क्लास से देते हैं ये भी फिर। अच्छा फौरी फौरी ना मेरे जहन में कोई कोड नंबर भी नहीं आ रहा। चले, मतलब ये हमने पूरा चैप्टर ही खोल दिया उसका ना 8900 का। ठीक है, अब ये चैप्टर है, इसमें मैं ये सारे चैप्टर ही खुल गए हैं। अब वैसे तो सारे चैप्टर खुल गए हैं, तो इसमें हर चैप्टर में डिफरेंट चीज़ें हैं ना। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे रिपेंडेंट हीयर है, यानी जिंदा जो जानवर है, यहाँ पे फ्रांसिस वारन है, और इसी तरह इंडस्ट्री उनसे वांटर इंडस्ट्री एंड कुंस्टोफे और वारन खाउचुक रबर या गुमी जो है। इसी तरह हर चीज़ की कैटेगरीज डिफरेंट है। तो आपकी जो प्रोडक्ट होगी आपको पता होना चाहिए कि वो किस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, मतलब आप फॉर एग्जांपल हम एक चैप्टर खोलते हैं, उसके अंदर फिर सब चैप्टर्स हैं, तो ये काफ़ी डिटेल में होता है। तो इसमें आप खुद भी सर्च कर सकते हैं।
मैं वैसे आपको एक कोड दे भी दूंगा जिसको आप सर्च करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप अपनी प्रोडक्ट अगर कोई है आपके पास तो उसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो कहाँ पे फॉल करती है। तो थोड़ा सा चीज़ें एंजॉय भी करते हैं, बंदा मतलब खेल भी है थोड़ी सी। ये काफ़ी ये इसमें ना काफ़ी ज़्यादा डाटा जो ना वो इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे डिटेल में हम आ गए हैं, ठीक है। अब हम कैटेगरीज में आ रहे हैं। कैटेगरी चाहते चाहते हम अंदर ही अंदर ना किसी कैटेगरी नंबर कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ये अब देखें ना कि अब ये जो कोई चीज़ खुली है, मुझे पता नहीं मैंने खोला क्या है, इधर उधर ही मैंने देखे। अब इस पे देखेंगे मस्त नामन क्या आ रहा है कि इस पे 0% ड्यूटी है, 0% ड्यूटी है इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आप ना यहाँ से अपनी प्रोडक्ट की भी आप निकाल सकते हैं कि आप लोगों की कस्टम ड्यूटी कितनी है। आप लोगों को बेसिक आइडिया देने के लिए है, लेकिन लाजमी ये कि आप खुद करें। मैं रिकमेंड नहीं करता कि खुद करें, मेरी रिकमेंडेशन ये कि आप कस्टम एजेंट से करें, क्योंकि कस्टम एजेंट 70-80 यूरोज देते हैं क्लियरेंस करवाने के। लेकिन ये कि वो आपका काम बड़ा तसल्ली बख्श हो जाता है, और इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है कस्टम वालों के साथ तो वो उसको रिजॉल्व करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें सारे तरीके भी पता है, उन्हें की वाकफियत भी है, वो कम्युनिकेट भी कर देते हैं। और वो आपसे पूछेंगे कि ये मसला क्यों आ रहा है, उस मसले को वो फ़ौरन हल करके आपको एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप रॉन्ग एंड के ऊपर सेव ना करें। छोटी छोटी कॉस्ट है, लेकिन इससे आपको टाइम बचता है, आपकी हेडेक बहुत ज़्यादा बच जाती है। जी ठीक है, थैंक यू फराज भाई। तो जब कस्टम क्लियर हो जाता है तो फॉर एग्जांपल अगर हम डीएपी कर रहे हैं तो कस्टम क्लियरेंस के बाद फिर वो आगे फ्रेट फॉरवर्डर की ही जिम्मेदारी है कि वो उसको जो है वो वेयर हाउस तक पहुंचाए। बिल्कुल, बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डर के साथ ही कस्टम एजेंट भी काम कर रहे होते हैं। अक्सर औकात फिर फ्रेट फॉरवर्डर कंपनीज के अंदर ही सारा सिस्टम मौजूद होता है, तो वो वन हैंड सोल्यूशन आपको मिल जाता ठीक है जी, थैंक यू। है। जी आहत। जी फराज भाई, मेरा ये भी कस्टम की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल ये आप थोड़ा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दें कि अगर हम गुड्स मंगवाते हैं तो उसको क्लियरेंस प्रोसीजर क्या है या क्यों, कौन से स्टेप्स होते हैं इसमें। वो आएगा आपका सोर्सिंग वाले पार्ट पे, उस पे सारी डिटेल्स आएंगी कि कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, आपके लिए कौन सी सूटेबल है और उसमें क्या प्रोसीजर है ना, वो सारा आपका आएगा सोर्सिंग वाले चैप्टर में आएगा वो सारा। ठीक है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ वो जनरल लीगल इश्यूज जो हैं वो सारा कुछ पढ़ा है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कंपनी फॉर्मेशन का, टैक्सेशन का, ब्रांड रजिस्ट्रेशन का। और अब हम सेलर सेंटर की तरफ आना शुरू हो गए हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता अब सारा उसी से रिलेटेड आएगा। प्रोडक्ट हंटिंग होगी, सोर्सिंग होगी, और इन सारी चीज़ों में आपके साथ स्टेप्स जो ना वन बाय वन डिस्कस किए जाएंगे। इन टॉपिक्स के साथ कोई क्वेश्चन है तो अभी हमारा नेक्स्ट सेशन भी इसी से रिलेटेड ही होगा। हम इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे, कोई क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, और थोड़ा सा मजीद हम नई चीज़ें इसमें जो ऐड करेंगे नेक्स्ट में। और आफ्टर नेक्स्ट फिर हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अमेजोन और फिर प्रोडक्ट हंटिंग का स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा फराज भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आपसे और फराज अख्तर साहब से, कि अगर आप लोग नेक्स्ट टॉपिक हो में पॉसिबल हो सके तो एक सोल्यूशन हमें दे दें कि रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करें हम लोग और बुक कीपिंग की तरफ कैसे जाएं, तो अगर पॉसिबल है तो, वरना तो हमें फिर वो इंडिविजुअली हायर करना पड़ेगा। एक थोड़ी हाईलाइट दे दें कि रिकॉर्ड कीपिंग आप लोग कैसे करते हैं और क्या आप समझते हैं कि बेहतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करते हैं। मैं फराज से भी बात करता हूँ, वो भी थोड़ा सा आप लोगों को इस पर ब्रीफिंग दे दें कि इंडिविजुअली आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शुरू की स्टेजेस पे हो सकता है आप लोगों को इतना बुक कीपिंग करवाने की जरूरत ना पड़े, खुद ही मैनेजेबल है तो वो हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। जी, क्योंकि मुझे इशू है कि वो वही इंडिविजुअल इनवॉइसेस के ऊपर मल्टीपल इनवॉइसेस जब आपके पास आ जाती हैं तो उसको किस वे में बेस्ट वे के रिकॉर्ड कीपिंग या बुक कीपिंग में उसको किया जाए। तो ठीक फिर है, हम साथ एसोसिएट भी कर लेंगे फराज भाई को कि भाई हमें आप भी थोड़ा हेल्प आउट करें उसमें, तो अगर पॉसिबल है तो प्लीज उस पर हाईलाइट करिएगा। ये एक इशू, मेन चलें इशू है। ठीक है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीकेंड पे ना इसको रखते हैं, इसके बाद इसको भी साथ रखते हैं और ताकि आपको इसका भी कुछ सोल्यूशन मिल जाए। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। ठीक है, चलिए अगर कोई फर्दर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह।
नेक्स्ट वीकेंड मुलाकात करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपके पास टाइम होगा पूरा वीक इसको समझने का दोबारा से। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाँ, चल ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज।